बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो वक्त के साथ स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं जो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि वो टूट जाते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि डाइवोर्स का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है? फेलियर ऑफ लव, या फिर कुछ और जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रांजिशंस होती हैं जो हमने कभी नहीं समझी, या फिर कभी हमारी सोच उस तरफ गई नहीं है। सो in today's lecture of behavioral psychology unit 6 adult development, we will explore some of the most important and real life aspects of human relationships. We will discuss how adults go through developmental transitions in marital and intimate relationships, and how age roles and social clocks silently influence our behavior and life decisions. We will also understand the issues in marriage that may lead to divorce, how individuals and families adjust after divorce, and finally, the most powerful skill, emotional intelligence, and its role in the both intimate relationship and interpersonal situation and professional life. So let's begin the important journey of understanding human behavior. So सबसे पहले the term is development. Development क्या है? Development एक ऐसी चीज़ है जो we can say कि movement of change that begin at the conception, जो पैदा होने से लेकर पूरी ज़िंदगी ये जो है वो कंटिन्यू रहती है। इवन के कॉन्सेप्शन जब कॉन्सेप्शन होती है तो तब से लेकर, मतलब कि जब बेबी कंसीव होता है तो तब से लेकर उसकी पूरी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस, जो भी मूवमेंट्स आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो वाई स्टडी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट? क्यों ज़रूरी है कि हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को समझें? क्योंकि हम इससे पहले कि हम रिलेशनशिप्स को समझें, हम उस पर बात करें, उससे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट्स जितनी भी आती हैं, जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, क्योंकि उनका जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स पर, हमारे बिहेवियर्स पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो है वो अपनी आप को, हम खुद को समझें, हम दूसरों को समझ सकें, और हम अपनी ज़िंदगी को, अपने चाइल्डहुड को, अपने जो है वो एडल्सेंट को, और अपनी जो है वो यंग एडल्टहुड को हम समझ सकें। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एडल्ट ईयर्स में हम समझते हैं और मिडिल एज में हम जो है वो सीखते हैं, और उसके अलावा ओल्ड एज में भी। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ स्टेज ही है कि हम जो है वो आगे चलकर जो है वो, पहले जो है वो चाइल्डहुड होता है, फिर एडल्सेंट है, फिर जो है वो ये चीज़ें डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, और आगे जाकर जो है वो कोई पेरेंट बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, बाय प्रोफेशन, बाय पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो इस पर बात करें। तो हमारे पास जो है वो टोटल 3 जो है वो गोल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 गोल्स हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रोथ, और उसके बाद है मेंटेनेंस, और थर्ड वन जो है वो है रेगुलेशन ऑफ लॉस। क्योंकि इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? दिस 3 गोल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी बाय पाउल बेल्टिस। पाउल बेल्टिस ने जो हमें थ्योरी दी थी उसके बेस पर 3 चीजें हैं। अब ग्रोथ मीन्स गेनिंग, फिर कीपिंग, और फिर लूजिंग एंड एडेप्टिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। नंबर फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ में हम चीज़ें गेन करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेज है ये शुरू होता है चाइल्डहुड से।
ठीक हो गया, जिसमें जो है वो सेंसरी डेवलपमेंट है, उसके बाद जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, गेस्चर है, फिर लैंग्वेज हम सीखते हैं, सोशल कनेक्शंस हैं, और फिर ये आगे जाकर जो आंसर क्वेश्चनिंग, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर जो है वो इमोशनल रेगुलेशन। तो ये जो है वो 0 से लेकर 5 इयर्स तक का जो है ये स्टेज होता है। अब इसमें जो की पॉइंट्स हैं उसमें लर्निंग, एजुकेशन, और उसके अलावा इसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है ये ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो एक्सपेंड होती हैं, जिसमें लैंग्वेज आ गई, थिंकिंग आ गई, या फिर सोशल स्किल्स जितनी भी हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेज है ये ज़्यादातर चाइल्डहुड और एडolescence में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कंटिन्यू तो थ्रू आउट जो है वो लाइफ ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन ज़्यादा जो मोस्ट एक्टिव जो टाइम पीरियड होता है वो होता है चाइल्डहुड और एडolescence में। उसके बाद फिर एक ऐसा स्टेज हमारी लाइफ में आ जाता है जिसमें हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेंटेनेंस जो है वो हम करते हैं, ठीक है। और ये स्टेज जो ये एडल्टहुड में होता है। तो मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी में ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी चीज़ हमने अचीव की है, हमारी हेल्थ है, फिटनेस है, रिलेशनशिप्स हैं, या फिर कैरियर है, जो भी कैरियर हमने जो अचीव किया है, तो उन चीज़ों को सस्टेन करना होता है, ठीक है। और जो मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है वो होता है एडल्टहुड में, ठीक है। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पीपल क्या करते हैं कि अपनी अचीवमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है रेगुलेशन ऑफ लॉस। रेगुलेशन ऑफ लॉस में क्या होता है, कूपिंग विद डेडलाइन। इसमें कोपिंग जो हमारी एक एबिलिटी होती है उसको जो है वो एनहेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये चीज जो है ये कहाँ पर है, ये आती है लेटर एडल्टहुड स्टेज में, ठीक है। लेट एजेस में जो है वो ये डेवलपमेंटल स्टेज काउंट होता है। इसमें क्या होता है, कोपिंग विद एजिंग एंड रिड्यूस्ड एबिलिटीज के, ये ऐसा स्टेज है जहां पर जो डिसएबिलिटीज हैं या एबिलिटीज हैं, एबिलिटीज रिड्यूस हो जाती हैं और डिसएबिलिटीज में इजाफा होता है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ हमारी कंप्रोमाइज हो रही होती है, इलनेस होती है, लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट जो है वो हमने फिर करनी होती है। जैसे कि हम रिटायरमेंट जो है वो इस उम्र में जो है वो लोग रिटायर हो जाते हैं, या फिर अपने कुछ जो है वो लोगों की अगर डेथ हो जाती है, हम अगर अपनों को खो देते हैं, तो फिर उसमें जो क्या क्या होता है कि हम कूप कर रहे होते हैं, हम अपने इमोशंस को जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इंटीमेसी और इंटीमेट रिलेशनशिप्स पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये समझना है कि इंटीमेसी क्या है। व्हाट इज इंटीमेसी? इंटीमेसी मींस के क्लोज इमोशनल कनेक्शन, क्लोज इमोशनल कनेक्शन बिटवीन पीपल वेयर दे शेयर। अब क्लोज इमोशनल कनेक्शन हमारा कहाँ पर होता है, इंटीमेसी कहाँ पर होती है, जहाँ पर हमारी फीलिंग्स हों, जहाँ पर हम जो है वो डिस्क्लोज कर सकें खुद को, ठीक है, अपनी थॉट्स शेयर कर सकें। और जाहिर है कि हम फीलिंग्स या थॉट्स वहां पर हम शेयर करते हैं जहां पर ट्रस्ट होता है, जहां पर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द ओपननेस, अपने आप को डिस्क्लोज करना, ठीक है। वो हम सबके सामने नहीं डिस्क्लोज कर रहे होते, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम हमारे जो नजदीकी दोस्त होते हैं तो इंटीमेसी उनके साथ जो है वो बनती है, ठीक है। फिर वो लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो कोई भी रिलेशन हो तो जिसमें फीलिंग्स हो, वो रिलेशन जहां पर फीलिंग्स हो, जहां पर ट्रस्ट हो, ठीक है, वहां पर हम डिस्क्लोज करते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर हम करते हैं। ऑनेस्टी हो जिसमें, और इमोशनल क्लोजनेस हो, नॉट जस्ट फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर आ जाता है इंटीमेट रिलेशनशिप्स। अब इंटीमेट रिलेशनशिप वो होता है कि जहां पर इमोशनल अटैचमेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक स्ट्रांग किस्म का जो है वो रिलेशनशिप होता है जिसमें क्लोज बॉन्ड जो है होता है बिटवीन टू पीपल, दैट इंक्लूड इमोशनल अटैचमेंट हो, ट्रस्ट हो, केयर हो। तो जो जहां पर इंटीमेसी होगी, तो जिस रिलेशनशिप में इंटीमेसी होगी, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इंटीमेट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मैरिज है, दैट इज कॉल्ड इंटीमेट रिलेशनशिप। या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, डीप फ्रेंडशिप्स हैं, ठीक हो गया। तो इंटीमेसी का मतलब है कि इमोशनल क्लोजनेस, और इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द क्लोजनेस। तो जहां पर इंटीमेसी होगी
तो वहां पर उस रिलेशनशिप को हम कहेंगे इंटीमेट रिलेशनशिप। पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन लाइफ स्पेन। अब ये जो पीरियड्स हैं ह्यूमन लाइफ स्पेन के, वो क्या चीज होते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड। कि हम जब जब बर्थ होती है तो बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक मुख्तलिफ जो है वो स्टेजेस, मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं जहाँ से ह्यूमन लाइफ स्पेन गुजरती है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ स्पेन के बहुत सारे जो है वो पीरियड्स हैं, हम उनमें से कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। These stages are commonly explained in the developmental psychology by theorists like, remember कि theorist name is Paul Beltis, ठीक है, जिसने हमें मुख्तलिफ जो है वो डेवलपमेंटल पीरियड्स भी बताया। सबसे पहले आ जाता है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड वो होता है जिसमें कॉन्सेप्शन टू बर्थ इज कॉल्ड प्रीनेटल बर्थ। जब कॉन्सेप्शन होती है, जब एक फर्टिलाइज होता है और जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो तब से लेकर बर्थ तक जो भी स्टेजेस आते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। 9 मंथ्स में ये सारे जो है वो, ये एक जो है वो पीरियड है, इस पीरियड को क्या कहते हैं? प्रीनेटल पीरियड। उसके बाद फिर दूसरा जो है वो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी। इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है बर्थ टू 2 इयर्स। अब ये वो डेवलपमेंट है जो बर्थ टू 2 इयर्स, ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड इन्फेंसी। इसमें क्या होता है कि रैपिड फिजिकल एंड ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, लर्निंग, बेसिक मोटर स्किल्स जो भी है ना, बेसिक मोटर स्किल जिसमें सिटिंग है, वॉकिंग है, ये चीजें जो है ना ये इम्प्रूव होती हैं। ये जो है वो एक जो है वो बेबी वो गेन कर रहा होता है। और नंबर 3 पे आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, रिमेंबर कि ये जो एज ड्यूरेशन है ये होता है 2 to 6 इयर्स। और इस एज में जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, इमेजिनेशन और जो है वो प्ले वगैरह उसमें जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। उसके अलावा बेसिक सोशल स्किल्स, ये मेन चीज़ है कि बेसिक सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है मिडिल चाइल्डहुड। अब मिडिल चाइल्डहुड इज कॉल्ड एज ड्यूरेशन बिटवीन 6 to 11 ईयर्स। 6 to 11 ईयर्स, रिमेंबर इसमें मेन चीज आपने जो याद रखनी है वो है एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है। और उसके अलावा एक और जरूरी चीज है वो होता है पीयर रिलेशनशिप्स। मतलब कि अगर वो हम उम्र जो बच्चे होते हैं उनके जो रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए। नंबर 5 पर आ जाता है एडोलसेंस। एडोलसेंस इज कॉल्ड फ्रॉम एज ड्यूरेशन एज 12 to एज 18 ईयर्स इज कॉल्ड एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस में क्या चीज हो रही होती है कि इट हैपेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी एज होती है, ठीक है, जिसमें फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं लोगों में। फिजिकल चेंजेस में उनके जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, फेशियल हेयर्स हैं या फिर जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, और उसके अलावा अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक हेयर्स। तो वो जितनी भी जो फिजिकल चेंजेस हैं, अगर जो है वो बॉय है तो उसके जो बॉय की फिजिक होती है उसके हिसाब से जो फिजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, और अगर फीमेल है तो फिर जो है वो फिजिकल चेंजेस जो है वो जेंडर वाइज वो चीज़ें हो रही होती हैं। और आइडेंटिटी जो है वो फॉर्मेशन होती है एडोलसेंस में। उसके अलावा इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट इस एज में बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 6 पर आ जाता है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड शुरू होता है 18 से लेकर 40 ईयर्स तक, ठीक है, और यही वो एज है जिसमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो हमें किसने बताया? ये एरिक्सन ने हमें जो है वो स्टेजेस ऑफ इंटीमेसी और आइसोलेशन की एक थ्योरी दी थी। ठीक है, और इंडिविजुअल सीक लव, इमोशनल कनेक्शन एंड कमिटमेंट। अब इसमें जो है वो चीज़ें क्या हो रही होती हैं कि जो अर्ली एडल्टहुड होता है उसमें पार्टनर चूज जो है वो करते हैं, और उसके अलावा जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप होते हैं, और इमोशनल क्लोजनेस इसमें इस एज में होती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो हो रहे होते हैं। और जो एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी
इंटीमेसी और आइसोलेशन की, उसके हिसाब से ये चीज़ थी कि अगर जो है वो डीप, अगर इंटीमेसी सक्सेसफुल रहती है तो फिर जो है वो रिलेशनशिप्स डीप होते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इंटीमेसी। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप्स जो है वो कामयाब नहीं होते, फेलियर होता है, तो क्या होता है, लोनलीनेस, आइसोलेशन हो जाती है, इमोशनल आइसोलेशन बंदा जो है वो फील करता है, डिप्रेशन में जाता है, तो फिर दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। ये वो थ्योरी है जो एरिक्सन ने दी थी। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर जो है वो इसी एज में फिर क्या चीज एक और हो रही होती है कि एडजस्टमेंट इन अर्ली मैरिज। अगर मैरिज हो जाती है तो आफ्टर मैरिज क्या होता है, कपल्स फेस रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। तो बाय वर्ड इट इज वेरी वेरी क्लियर कि रियलिटी क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको जो है वो कपल्स जो है वो फेस कर रहे होते हैं, या आफ्टर मैरिज ये चीजें होती हैं। कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, और डिवीजन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाई वाइफ का क्या रोल है, मेल फीमेल का भी जो है वो यहाँ पर चीज वो आ जाती है कि किसने कितना जो है वो शेयर करना है, किसने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लेनी है। और इन लॉज के जो रिलेशनशिप्स हैं ये भी जो है वो फिर मेंटेन करना पड़ता है अपनी जो है वो पोस्ट मैरिज लाइफ में। और वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि आपने जो है वो वर्क, अगर प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी आपने मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और पर्सनल लाइफ को भी आपने बैलेंस करना है। तो ये जो है वो फिर वो प्रॉब्लम्स हैं जो अर्ली मैरिज में जो एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। दिस स्टेज रिक्वायर्स कंप्रोमाइज, पेशेंस और कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर एक और स्टेज आ जाता है जिसमें पेरेंटहुड और फैमिली एक्सपेंशन। ये इस एज को कहते हैं, ये जो पीरियड है इट इज कॉल्ड मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड में ये आ जाता है 40 to 65 ईयर्स। 40 to 65 ईयर्स में क्या चीज़ है कि बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन ब्रिंग्स अ मेजर ट्रांजिशन, क्योंकि बच्चों की जो है वो बर्थ हो चुकी होती है, तो फिर उसकी वजह से भी बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ जाती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है। और उन चेंजेस में क्या चीज़ है कि शिफ्ट फ्रॉम कपल फोकस्ड टू चाइल्ड फोकस्ड, क्योंकि पहले जो कपल था तो उसका जो फोकस था वो जस्ट हस्बैंड और वाइफ पर होता है, अपने अपने आप पर होता है, लेकिन उसके बाद फिर चाइल्ड फोकस्ड वो जो है वो लाइफ हो जाती है। और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज में भी जो है वो एक इंक्रीमेंट होता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और उसके अलावा कपल इंटीमेसी जो है वो टेम्प्ररी बेस पे जाहिर है कि डिस्टर्ब होती है। वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो होता है वो भले ही टेम्प्ररी बेस पे कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो है वो कंप्रोमाइज होता है। ठीक हो गया। तो कपल्स मस्ट बैलेंस पेरेंटिंग रोल, उसमें बैलेंस करना होता है, और मैनेज मेंटेनिंग इमोशनल कनेक्शन। और फिर जो है वो मिडिल लाइफ ट्रांजिशन एक फेज होता है, मिडिल लाइफ ट्रांजिशन। अब मिडिल लाइफ ट्रांजिशन में क्या होता है कि अकर्स ड्यूरिंग द मिडिल एडल्टहुड और समटाइम्स लिंक्ड विद मिडिल लाइफ क्राइसिस। और कपल्स रीएवैल्यूट करते हैं कि रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन और पर्सनल गोल्स, इमोशनल नीड्स, पॉसिबल आउटकम उसका क्या होता है कि स्ट्रेंथेंड बॉन्ड, कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन इफ इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व। क्योंकि फिर वहाँ पर जो है वो टाइम के साथ जाहिर है कि एक रिलेशनशिप्स में चेंजेस आती हैं, और कपल्स को फिर री एवेल्यूट करना पड़ता है कि अपनी रिलेशनशिप से सेटिस्फेक्शन जो है वो फिर देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, अपने पर्सनल गोल्स क्या हैं, इमोशनल नीड्स जाहिर है कि वो कंप्रोमाइज होती हैं, तो वो नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो उनके फिर जो है वो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक ये होता है कि या तो रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट अगर होते हैं, अगर जाहिर है कम्युनिकेशन आपकी सही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, तो फिर सेपरेशन हो जाती है। ठीक है। अगर वो इश्यूज जो भी अगर दरमियान में हैं तो वो अगर अनरिजॉल्व्ड रह गए तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट में क्या होता है कि सेपरेशन हो जाती है। और फिर मिडिल मिडिल एडल्टहुड में एम्प्टी नेस्ट का भी एक फेज होता है,
और एम्प्टी नेस्ट फेज में क्या होता है कि जब बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं तो वो फिर घर को छोड़ कर जाते हैं। जाहिर है कि अपनी जो है वो बेटर फ्यूचर की तलाश में, अपनी एजुकेशन के हिसाब से या फिर अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से उन्होंने घर छोड़ना होता है। दैट पीरियड इज कॉल्ड एम्प्टी नेस्ट फेज। तो उसमें कपल्स क्या फेस करते हैं? कपल्स ये जो है वो उसमें एक चीज आती है कि इंक्रीज्ड टाइम टुगेदर। उनके लिए जो है वो टाइम, एक दूसरे के लिए टाइम उनको मिल जाता है। रीबिल्डिंग इंटीमेसी, और उसके दौरान क्या होता है कि उनकी जो एक इंटीमेसी, एक ट्रस्ट और एक अट्रैक्शन और एक दूसरे के साथ जो है वो उनका जो जो बॉन्ड होता है वो फिर ज्यादा रीबिल्ड हो जाता है। और उसके अलावा पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, ये भी एक चीज है कि लोनलीनेस भी फील हो, क्योंकि बच्चे जो है वो अगर बड़े हो जाते हैं, वो अगर घर को लेफ्ट करते हैं तो फिर एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस भी पॉसिबल है कि वो भी उनको जो है वो फेस करनी पड़े। और हेल्दी कपल्स में क्या चीज है कि रीडिस्कवर कंपेनियनशिप। अगर वो हेल्दी कपल्स हैं तो फिर वो रीडिस्कवर करते हैं अपनी कंपेनियनशिप को और इंगेज इन शेयर्ड एक्टिविटीज। फिर वो जो है ना, जब शेयरिंग करते हैं तो वो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो वो फिर शेयरिंग करते हैं एक्टिविटीज में, और फिर जो है वो क्या होता है कि उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, और जिससे कपल्स जो हैं वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो गुजारते हैं। और आखिर में एक चीज आ जाती है एजिंग एंड लेट लाइफ रिलेशनशिप्स। ये जो पीरियड है ये 65 प्लस में होता है, और उसको लेटर एडल्टहुड भी कहते हैं। मिडिल एडल्टहुड के बाद लेटर एडल्टहुड। उसमें क्या चीज है कि हेल्थ इश्यूज में अराइज। जाहिर है कि उम्र के साथ जो है वो बीमारियां लग जाती हैं, बंदा ज़यीफ पड़ जाता है, और मुख्तलिफ जो है वो जो है इमोशनली भी वो कंप्रोमाइज होता है, फिजिकली भी होता है। तो हेल्थ इश्यूज जो है वो अराइज हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाता है ऑन पार्टनर इंक्रीजेस, डिपेंडेंस ऑन द पार्टनर इंक्रीजेस। और उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट बिकम्स सेंट्रल, और फोकस शिफ्ट टू कंपेनियनशिप, केयर गिविंग, इमोशनल सिक्योरिटी। फिर इस एज में इमोशनल सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जाहिर है कि बंदा जो है वो फुली फिर जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाता है। और इसमें जो है वो की फैक्टर्स क्या हैं इन्फ्लुएंसिंग सक्सेसफुल ट्रांजिशन? अगर हो तो सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि की फैक्टर्स क्या हैं। आपने याद रखना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जस्ट कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मतलब कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब वो किसी भी तरह से हो जाता है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि आप अपनी बात अगले को समझा सको और अगले की बात आप भी समझ सको, मतलब आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब गैप्स ना हो, आपके दरमियान जो है ना कोई ऑब्स्टेकल ना हो, तब होती है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो जाहिर है कि प्रॉब्लम्स कम होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वो कम होंगे, और उससे क्या होगा कि रिलेशनशिप्स वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर कि कम्युनिकेशन गैप आप कभी भी ना रखें रिलेशनशिप्स में। उसके बाद फिर एक चीज आ जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप जो है ना वो लाइफ को, इमोशंस को और मुख्तलिफ चीजें जो लाइफ में आती हैं उनको आप बैलेंस कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और फिर म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए जो है रेस्पेक्ट हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके जो रिलेशंस हैं उन रिलेशनशिप्स में रेस्पेक्ट जो है ना ये सबसे ज्यादा बुनियादी कंपोनेंट होता है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। आप खुद को एडजस्ट करें, एडप्ट करें। न्यू चीजें अगर आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपने देखी हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करें, फ्लेक्सिबल रहें। आप जो है ना वो अपने आप को ओपन रखें, ताकि आप जो है वो कोई भी अगर चेंजेस की जरूरत पड़ रही है आपको लाइफ में तो आप वो चेंज जो है वो अपना लें, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स जो हैं उनको आपको जो है वो सीखना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होती है।
मैंने आपको पहले बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और फिर जो है वो उसके मुख्तलिफ जो है वो आप उसके लिए फिर डेटा गैदर करते हैं, अल्टरनेटिव्स देखते हैं, और फिर जो है उसको आप फैसिलिटेट करते हैं। जो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन की तरफ फिर जाते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर डिसीजन मेकिंग जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ें जिनसे क्या होगा कि सक्सेसफुल ट्रांजिशंस होंगी आपकी एज में, एज वाइज जो भी चेंजेस आ रही हैं तो आप उनको सक्सेसफुली आप फेस कर सकेंगे। तो कंक्लूजन इसका क्या निकला कि भाई जो एडल्ट डेवलपमेंट ट्रांजिशंस हैं इन मैरिटल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स, दे आर नेचुरल एंड कंटिन्यूस, क्योंकि इस पे आपका कोई कोई जो है वो कंट्रोल नहीं है। ये चीज़ें होनी है लाइफ के साथ, इट्स अ रियलिटी, क्योंकि ये नेचुरली चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपने क्या सीखना है, आपने वो टेक्निक्स सीखनी है, आपने वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपने जो है वो सीखनी है कि आपने उनके साथ जो है वो एडजस्ट कैसे करना है, आपने इन चीज़ों को फेस कैसे करना है। ईच स्टेज ब्रिंग्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन बेहतर मज़ा तब है जब आप उन चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी बना लें। ठीक है, कपल्स हु एडप्ट कम्युनिकेट, रिमेंबर, याद करें कि भाई जो कपल्स एडप्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड सपोर्ट ईच अदर, टेंड टू डेवलप स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स ओवर टाइम। तो वो कपल्स जो ये चीजें कर लें कि भाई वो एडप्शन कर लें, वो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से करें और वो सपोर्ट करें अगर एक दूसरे को, तो उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मोस्ट सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं। So let's discuss about the theories of social and personality development. एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी क्या है? इंटीमेसी वो है कि कैपेसिटी टू इंगेज इन सपोर्टिव अफेक्शनेट रिलेशनशिप विदाउट लूजिंग वंस ओन सेंस ऑफ द सेल्फ। कि भाई इंटीमेसी में क्या होता है, अफेक्शन होती है, एंगेजमेंट होती है, ट्रस्ट होता है। तो ये रिलेशनशिप्स जब सक्सेसफुल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीमेसी। और अगर ऐसे रिलेशनशिप्स फेल हो जाए, अगर फेल्योर हो जाए, और जो है वो सेल्फ डिस्क्लोजर अगर जो है वो उसकी अगर लेकिंग हो, और जाहिर है कि अगर ट्रस्ट ना हो, तो फिर आइसोलेशन जो है वो हो जाती है। और आइसोलेशन में जो है लोनलीनेस हो जाती है, और फिर डिप्रेशन और ये इन चीज़ों में फिर जो है वो बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। तो this theory is given by Erik Erikson, intimacy versus isolation. I hope you understand कि intimacy और isolation में क्या फ़र्क है। उसके बाद evolutionary theory and mate selection. evolutionary theory किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ठीक है, और this theory explains that humans choose partners in ways that increase survival and reproduction. कि चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी थ्योरी, एंड दैट्स थ्योरीज फोकस इज ऑन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कि भाई इंसान ने हमेशा, चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया कि इंसान ने हमेशा क्या देखा है कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जिस चीज में देखी है उसको जो है वो ह्यूमंस ने अपना लिया है। सही है, तो उन्होंने जो है वो पार्टनर्स इंसान ने चूज किए हैं ताकि हमारा जो है वो हमारी रिप्रोडक्शन हो सके और हमारा जो है वो सर्वाइवल भी हो सके। ठीक है, अब पीपल सिलेक्ट पार्टनर्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव एडवांटेजेस। तो अब मेट सिलेक्शन जो है ना, मेट सिलेक्शन ये हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से करता है। जिसमें अगर मेल की हम बात करें तो बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि भाई जो मेल है, they prefer what? They prefer youth and physical attractive जो फिजिकल अट्रैक्टिव फीमेल्स हों, तो उनको जो है वो प्रीफर करते हैं मेटिंग के लिए। सिग्नल्स फॉर फर्टिलिटी एंड हेल्थ, उसको भी फिर नज़र में रखा जाता है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो स्टडी हमें ये बताती है कि मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं जो हमें ये बताती हैं कि फीमेल्स क्या प्रीफर करती हैं। वो प्रीफर करती हैं कि भाई रिसोर्सेज हों, और जो है वो उस मेल को सिलेक्ट करती हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा उनको क्या सिग्नल चाहिए? एबिलिटी टू सपोर्ट ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक हो गया।
choosing a mate with traits that improve chances of the reproduction. तो ये थ्योरी जो है ये एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मेट सिलेक्शन थ्योरी होती है. अब जो है वो लेट्स डिस्कस अबाउट द एज रोल्स कि भाई एज के क्या रोल्स होते हैं हमारी जिंदगी में, और उसके अलावा सोशल क्लाक्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसका जो इन्फ्लुएंस है हमारे बिहेवियर पे उसके बारे में कि हाउ दे शेप बिहेवियर. अंडरस्टैंडिंग द एज रोल एंड सोशल क्लॉक्स हेल्प एक्सप्लेन व्हाई पीपल फील ऑन ट्रैक. होता है कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमने जो भी अचीव किया है बिल्कुल सही किया है. कभी कभी ये फीलिंग होती है किसी की कि भाई टाइम जो है ना हमने टाइम को कैश नहीं किया, हम बहुत पीछे रह गए, हमने ये चीज़ भी अचीव नहीं की, हमने अब तक ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी. ठीक है, ये फीलिंग्स हमें कहाँ से आती हैं एंड हाउ दैट अफेक्ट्स देयर डिसीजन, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. एज रोल्स सबसे पहले कि व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स एट ईच एज. देखिए हर एज का जो है ना एक रोल होता है, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं. ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज. तो वो चीज़ें जो हमारी एज को सूट करें. सही है, तो एज रोल क्या क्या है, जैसे चाइल्डहुड है. अब चाइल्डहुड में ये समझा जाता है ना कि भाई चाइल्डहुड इट मीन्स स्कूलिंग, कि ये स्कूलिंग एज है. चाइल्डहुड है तो चाइल्ड मस्ट गो टू स्कूल, चाइल्ड मस्ट बी डिपेंडेंट. सही है, ये एक एज रोल है. ये हम जो है ना वो वैसे ही एक प्री एग्जिस्टिंग एक सोच होती है हमारी. एडल्ट सेंस है तो एडल्ट सेंस में क्या होता है कि आइडेंटिटी, पियर्स, ये चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं. एडल्टहुड है तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि इसमें कैरियर आ जाता है, मैरिज है, पेरेंटिंग है, और फिर ओल्ड एज होता है जिसमें रिटायरमेंट है, मेंटोरिंग है. अब ये वो एज रोल्स हैं जो मतलब जिससे हमें पता चलता है कि भाई इस एज में क्या चीज़ होती है, इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, इस एज में क्या चीज़ होनी चाहिए. सोसाइटी सेट्स रूल्स फॉर. अब सोसाइटी जो है ना उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पर, क्योंकि सोसाइटी ने ये चीज़ें, ये एक रूल्स जो है वो सेट किए कि भाई एजुकेशन हमने किस एज में करनी है, मैरिज किस एज में करनी है, और चिल्ड्रेन जो है वो पैदा किस एज में करने हैं, रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए. ठीक है, और उसके बाद फिर सोशल क्लॉक जो है ना, सोशल क्लॉक हमें किसने दिया था, ये इसके बारे में हमें बताया था बर्नाइस न्यूगार्टन ने. बर्नाइस न्यूगार्टन ने हमें ये बताया कि कल्चरल टाइमिंग एक होती है हर लाइफ इवेंट की. मतलब कि एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं. वो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मुझे एजुकेशन जो है ना वो 20s में तो मुझे एजुकेशन कंप्लीट करनी है. अब यहां से हमें पता चलता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नो, कि अगर 20s के अंदर आपने एजुकेशन खत्म कर ली तो फिर हम कहते हैं कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक. लेकिन अगर 25 साल लग गए तो फिर जो है ना हमें पता चलता है कि अच्छा यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो 5 साल लेट हूं. तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो सोच है, ये सोशल क्लॉक से आती है. और फिर मैरिज है तो मैरिज के लिए क्या होता है हमारे जहन में, हमारी सोसाइटी में ये होता है ना कि भाई मिड या फिर लेट 20s में शादी कर लेनी चाहिए. ये हमें किसने बताया? ये हमें नेचर ने तो नहीं बताया, ये हमें बायोलॉजी ने तो नहीं बताया. लेकिन ये जो एज स्टेज है, ये जो एक एक्सपेक्टेशन है, ये हमें ट्रेडिशन ने बताया, ये हमें कल्चर ने बताया, ये हमें सोसाइटी ने बताया. ठीक है, चिल्ड्रेन हमें कब पैदा करने? बिफोर मिड 30s एक जो है वो आइडियल स्टेज होता है, पीरियड होता है जिसमें आपके जो है ना वो बच्चे आपने पैदा कर लेने चाहिए. रिटायरमेंट एज पाकिस्तान में क्या है? 60 है ना, 60 to 65 ये जो है वो रिटायरमेंट एज होती है. प्राइवेट में फिर भी 65 तक है, गवर्नमेंट एज 60 तक होती है. पीपल कंपेयर देयर लाइफ विद दिस टाइमलाइन. हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं खुद को कि आज हम कहाँ पर हैं,
हम किस एज में हैं, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, तो दैट इज कॉल्ड सोशल कलाक। अब हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट उसका बिहेवियर पर क्या होता है। इम्पैक्ट ये होता है कि टाइप्स ऑफ टाइमिंग होती हैं कि ऑन टाइम होता है और ऑफ टाइम। सोशली एक्सेप्टेड है अगर तो हम ऑन टाइम है, जो हमने सोशल कलाक पढ़ा अगर हम उसके हिसाब से हैं तो सोशली एक्सेप्टेड, यू आर सोशली एक्सेप्टेड। और अगर जो है वो आप ऑफ टाइम है, वो टाइम गुजर गया है और आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर इट मीन्स के अर्ली हैं या लेट हैं। अगर आपने टाइम से पहले कर लिया तो आप अर्ली हैं, अगर लेट कर किया है, वो टाइम सोशल क्लॉक का जो टाइम है वो गुजर गया, तो फिर आप लेट हैं। यहाँ से हमें जो है वो पता चलता है, और ये जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पर। इन्फ्लुएंस क्या है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पर, जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस, या तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अगर आपने वो चीज़ें सोशल क्लॉकवाइज आपने अगर कर ली हैं, तो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपने वो चीज़ें अचीव नहीं की हैं सोशल क्लॉकवाइज, तो आप जो है वो स्ट्रेस में होंगे कि आपने अभी तक कोई चीज़ नहीं की, आपने सोसाइटी के सवालों को आपने फेस करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि लोग जो है वो आपको उस सोच से जो है वो आपको आपको देखेंगे, आपसे पूछेंगे, आप खुद अपने आप को भी उसी सोच से, उसी नज़रिए से आप जो है वो परसीव करेंगे, तो फिर आप स्ट्रेस में जाएंगे। सेकेंडली, डिसीजन मेकिंग पर इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि आप अपने करियर के बारे में डिसीजंस लेते हैं, मैरिज चॉइसेस के बारे में डिसीजंस लेते हैं। सोशल प्रेशर होता है उसके ऊपर कि अप्रूवल और क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि क्रिटिसाइज करते हैं लोग। उसके बाद फिर लास्ट वन आ जाता है सेल्फ आइडेंटिटी, कि फीलिंग अहेड और बिहाइंड, आप खुद को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं फिर कि मैं टाइम पे हूँ, आगे हूँ, पीछे हूँ। तो पता ये चला कि भाई एज रोल्स प्लस सोशल कलाक, दे गाइड द लाइफ डिसीजन एंड बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, बट फ्लेक्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग इन मॉडर्न सोसाइटी। अब इन सारी चीज़ों से आप जो है ना वो डिस्करेज ना हो, क्योंकि टाइमली इम्प्रूवमेंट और चेंजेस ये होता रहता है, ये चेंजेस आती हैं। और एक अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी में अब आने लगी है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब मॉडर्न सोसाइटी है, लोगों की सोचें अब चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें फिर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी टाइम टू टाइम वो चीज़ फिर आ जाती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इश्यूज इन द मैरिज दैट लीडिंग टू डाइवोर्स, कि ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं मैरिज में जो डाइवोर्स की तरफ लीड करते हैं। मैरिज क्या है? मैरिज इज डायनामिक रिलेशनशिप। एक ऐसा डायनामिक रिलेशनशिप है मैरिज जिसमें कंटिन्यू एडजस्टमेंट होती है। When key issues remain unresolved, अगर कुछ ऐसे इश्यूज पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और फिर उनको अगर सॉल्व ना किया जाए, तो फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली आपका जो रिलेशन है वो वीक हो जाता है, और फिर वहां से जो है वो फिर एक मेन काज बन सकता है कि वो फिर डाइवोर्स तक वो रिलेशन पहुंच जाए। सो लेट्स डिस्कस कि वो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पे मैं हमेशा कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देता हूं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगर पुअर कम्युनिकेशन होगी तो क्या होगा कि मोस्ट कॉमन काज होता है ये कि मैरिटल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो जाहिर है कि इश्यूज अनरिजॉल्व होंगे। आप आपस में बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन गैप है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे फिर जो है ना सेपरेशंस होती हैं और इवन के डाइवोर्स भी हो जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मनी इश्यूज क्रिएट स्ट्रेस, पैसों से स्ट्रेस जो है ना बहुत ज्यादा हमारी जो है वो सोसाइटी में बढ़ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल जो है वो इश्यूज चल रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील होती है, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, आपके अखराजात ज्यादा हैं, आपके ऊपर जो है वो कर्जे ज्यादा हैं।
ठीक है, तो ये जो है वो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलेशनशिप्स में। उसके बाद फिर आ जाता है इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बेवफाई। ठीक है, ट्रस्ट जो है वो अगर आपका ब्रेक हो जाए तो इससे क्या होता है कि वो इमोशनल लॉस होता है, वो इमोशनल डैमेज होता है जो इरिपेयरेबल होता है, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपका ट्रस्ट है। और अगर ट्रस्ट एक दफा टूट जाए तो फिर उसको बिल्डअप करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद फिर आ जाता है लेक ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है कि अगर इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी आप में नहीं है, कपल में आप इमोशनली अटैच नहीं है, आप फिजिकल आपकी अटैचमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि इमोशनल डिस्टेंस होगा, लोनलीनेस पैदा होती है, आइसोलेशन में बंदा चला जाता है। नंबर 5 पर आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज। ये भी जो है वो बेसिक काज डाइवोर्स का बन सकता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो, अब्यूज हो, क्योंकि हार्मफुल इश्यूज जो है वो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, और दैट कैन बी अ लीडिंग कॉज टू सेपरेशन। और नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये चीज जो है ना, एक्सपेक्टेशंस, और वो भी अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो कि भाई एक एक जो पार्टनर वो परफेक्ट होना चाहिए। रिमेंबर कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, गलतियां कोताहियां हर किसी में होती हैं। आप अगर कोई परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसमें कोई भी बुराई ना हो, कोई खामी ना हो, कोई गैप्स ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको आप कम करें, क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी तो अगला जो है वो उसको पूरा नहीं कर सकता, तो दैट कैन बी अ काज ऑफ सेपरेशन। उसके बाद फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये भी एक चीज होती है जिससे फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट जो है वो पैदा होती है। डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के घर के काम किसने करने हैं, बच्चे किसने संभालने हैं, पैसे किसने कमाने हैं। ठीक है, यहां से भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और फिर एक चीज आती है इन्फ्लुएंस ऑफ इन लॉज और सोशल प्रेशर। अब ये भी जो है ना, बहुत सारे जो है वो रिलेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वहां पर इन लॉज की जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो ज्यादा होती है, और या फिर दोस्तों की या रिश्तेदारों की, तो वहां पर जो है वो प्राइवेसी नहीं रहती, वहां पर फिर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे भी सेपरेशंस और डाइवोर्सेस ये पॉसिबल होती हैं। और फिर एक चीज़ है एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज़। अगर कोई जो है वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई किसी की ऐसी आदत जो जिसका वो एडिक्टेड हो, तो उससे क्या होता है कि ट्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है और स्टेबिलिटी नहीं रहती रिश्तों में, सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं होती, तो फिर दैट कैन बी अ कॉज, दैट कैन बी अ लीडिंग कॉज फॉर सेपरेशन और डाइवोर्स। तो पता ये चला कि डाइवोर्स इज रेयरली कॉज्ड बाय अ सिंगल इशू। डाइवोर्स का कोई एक इशू नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं लाइफ में जो अनरिजॉल्व रह जाते हैं। ठीक है, और फिर वो एक ऐसी पॉइंट पर आकर एक जो है ना वो फिर धमाका होता है, और फिर जो है वो जो रिलेशंस हैं वो फिर ब्रेकअप तक पहुंच जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैरिजेस में क्या चीज हो रही होती है कि स्ट्रॉन्ग मैरिजेस में अगेन आई विल रिपीट कि कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ट्रस्ट होता है, उनके दरमियान रिस्पेक्ट वाला एक रिलेशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट के एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज। ये चीज जिस भी रिलेशनशिप में है कि आप खुद को एडजस्ट करें, कंप्रोमाइज करें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, छोटी छोटी बातों पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, आप कंप्रोमाइज करना सीखें और जो है वो एडप्ट करना सीखें चीज़ों को, तो फिर जो है वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो फिर स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, तो अर्ली रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन, काउंसलिंग,
ये याद रखें कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है तो आप उसको अर्ली डिटेक्ट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें और जो है ना वो उसको हल करने की कोशिश करें और प्रिवेंट करें जो है ना अपने अपने रिलेशनशिप्स को। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डाइवोर्स। कि डाइवोर्स जो है ना मतलब कि अलहदगी, ब्रेकअप्स इन द रिलेशनशिप्स, तो उसके बाद फिर चीज़ें होती क्या हैं। हमने ये सारे काजेज हमने हमने जो है वो स्टडी कर लिए कि क्या क्या काजेज हैं और फिर बचा कैसे जाता है। लेकिन अब जो है ना हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि डाइवोर्स, एडजस्टमेंट टू डाइवोर्स कैसे होती है। अगर डाइवोर्स हो जाए तो फिर उसके फिर क्या स्टेजेस हैं और उसके इम्पेक्ट क्या होते हैं इंडिविजुअल पर, फैमिली पर, बच्चों पर एडजस्ट कैसे करना है। तो नंबर 1 पर एडजस्टमेंट प्रोसेस, इमोशनल एडजस्टमेंट जो है ना ये सबसे पहले है। इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे है कि भाई बंदा जो है कभी शॉक में होता है, कभी डिनायल में होता है, उसका मूड स्विंग हो रहा होता है, एंगर है, खुद को ब्लेम कर रहा होता है, दूसरों को ब्लेम कर रहा होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस, रीबिल्डिंग, और वो फिर सैडनेस में होता है, डिप्रेशन में होता है। तो ये एक इमोशनल प्रोसेस है, वो खुद को क्या कर रहा है कि एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है कि आइडेंटिटी एडजस्टमेंट्स में क्या होता है कि पहले वो स्पाउस था, वो एक कपल था, अब वो सिंगल, डाइवोर्स्ड, ये एक आइडेंटिटी पे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर रीबिल्डिंग सेल्फ स्टीम, अपनी रेस्पेक्ट पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें फिर होती हैं, तो उनको फिर वो रीबिल्ड करने की कोशिश करता है, उसको फिर एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक हो गया। और फिर प्रैक्टिकल सोशल एडजस्टमेंट कैसे होती है कि लिविंग सेपरेटली, न्यू रूटीन्स उसकी होंगी और एक चेंजेस आ जाती हैं अपनी लाइफ में, उसको फिर वो रेगुलेट करने की कोशिश करता है। फिनेंशियल चेंजेस आ जाती हैं कि अगर वो एज अ कपल अगर दोनों ही जॉब कर रहे थे तो अब वो अकेला जॉब कर रहा है, तो ज़ाहिर फिनेंशियल चेंजेस भी आती हैं लाइफ में आफ्टर डाइवोर्स। और फिर को पेरेंटिंग अरेंजमेंट्स वो भी फिर करनी है। चेंजेस इन सोशल सर्कल, वो भी फिर जो है वो चेंजेस आती हैं ज़ाहिर है। उसके बाद फिर इम्पेक्ट ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर इम्पेक्ट उसके क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन है, विथड्रॉवल है, पॉसिबल ग्रोथ एंड रेजिलियंस, ये चीज़ें काउंट होती हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में। बिहेवियरल चेंजेस भी आती हैं। अब बिहेवियरल चेंजेस में निगेटिव है और पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है कि कुछ लोग जो है वो सब्सटेंस यूज करना शुरू करते हैं, एग्रेशन में चले जाते हैं, ये निगेटिव बिहेवियरल चेंजेस हैं। कुछ जो है ना वो फिर जाकर अल्कोहल का सहारा लेते हैं, वो लोग होते हैं जो बुजदिल होते हैं, जो फेस नहीं कर पाते, जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, जिनकी सोचें स्टेबल नहीं होती, तो वो फिर जाकर नशे का सहारा लेते हैं और वो फिर अपनी पूरी लाइफ फिर एडिक्शन में तबाह कर देते हैं। और फिर पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस भी होती हैं, उसमें वो फिर क्या करते हैं कि थेरापीज आप जाकर लें, आप काउंसलिंग करवाएं, न्यू रूटीन्स, खुद को बिजी करें, न्यू रूटीन्स आप अपने अब आप जो है वो एडप्ट करें, तो इससे जो है वो पॉजिटिव चेंजेस बिहेवियर पर पड़ती हैं। इकोनॉमिक इम्पेक्ट क्या होता है। इकोनॉमिक इम्पेक्ट होता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी शुरू में होती है, ठीक है, और फिर लाइफ स्टाइल चेंज होता है, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फिर बढ़ जाती हैं। और फिर फैमिली इम्पेक्ट क्या होता है और उसका आउटकम क्या है। अब फैमिली इम्पेक्ट में ये चीज़ आ जाती है कि चिल्ड्रेंस सबसे पहले हैं कि चिल्ड्रेंस का रिएक्शन, अब उनमें एक खौफ होता है, कंफ्यूजन होती है कि अब पता नहीं क्या होगा। पहले जो है वो मदर फादर दोनों साथ थे, अब जो है वो कोई भी एक रिश्ता मिला है, या तो चिल्ड्रन बाप के साथ होते हैं या मदर के साथ होते हैं, तो उनमें फिर एक जो है ना इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं, हर वक्त खौफ वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, एकेडमिक डिक्लाइन, एजुकेशन उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, ज़ाहिर है उनकी सोचें जो है वो चेंज हो जाती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम उनके साथ हो रहे होते हैं, वो कभी खुद को जो है वो ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन कैन एडजस्ट वेल विद सपोर्ट। अब अगर
तो उनको आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट दें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, तो वहाँ से फिर ये चीज़ें सेटल भी हो जाती हैं। और फिर पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है कि क्लोजर विद वन पेरेंट। अब मसला यहाँ पर आता है कि अगर दोनों पेरेंट्स अलग हो गए तो जाहिर है कि जो बच्चे जिसके साथ रह रहे हैं तो उसके साथ वो फिर क्लोज होते हैं, और जो दूसरे के साथ फिर उनका जो कॉन्टेक्ट है वो फिर कम हो जाता है, और चेंजेस इन डिसिप्लिन में उनकी जो है फिर चेंजेस आ जाती हैं। और फैमिली स्ट्रक्चर, उस पर इम्पेक्ट क्या होता है कि सिंगल पेरेंट फैमिली, ब्लेंडेड फैमिलीज, या फिर न्यू रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली स्ट्रक्चर में फिर जो है ये चीज़ें फिर आ जाती हैं। डाइवोर्स इज चैलेंजिंग, रिमेंबर कि डाइवोर्स क्या है, इज चैलेंजिंग बट हेल्दी कोपिंग प्लस सपोर्ट को पेरेंटिंग लीड्स टू बेटर एडजस्टमेंट एंड वेलबींग। तो मेन चीज़ है कि आप जो है वो एडजस्ट करें, आप एडप्शन करें, आप जो है वो ज़ाहिर है रूटीन्स चेंज होती हैं, बहुत सारी आपकी लाइफ में चेंजेस आती हैं, उनको आप एक्सेप्ट करें, सपोर्ट लें, काउंसलिंग लें, थेरापीज अटेंड करें, खुद को बिजी रखें, तो आप जो है वो उसमें एडजस्ट अच्छे से आप कर सकते हैं। कोपिंग विद डाइवोर्स क्या है, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, हेल्दी डाइट अपनी रखें, सी फ्रेंड्स, अपने आप को बिजी रखें, दोस्तों के साथ मिलें, कीप अ जर्नल, अगर आपको रीडिंग की आदत है तो आप जो है वो नॉवेल्स पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, और सी ए थेरापिस्ट आप जो है वो सीबीटी करवा सकते हैं, अपनी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, काउंसलिंग, ठीक है। तो ये कोपिंग टेक्निक्स हैं। स्ट्रेटजीज फॉर हेल्पिंग किड्स, अब किड्स को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उनके लिए जो है वो स्ट्रेटजीज क्या है, एक्सप्लेन करें उन्हें कि डाइवोर्स इन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, उनसे कुछ छुपाएं नहीं, आप उन्हें बताएं कि क्या हो रहा है, ठीक है। और रीएश्योर करें चिल्ड्रेन को दैट दे विल ऑलवेज हैव बोथ पेरेंट्स, आप ये चीज़ जो है वो जहन में रखें कि उनसे उनका हक ना छीनें। आप अगर आपस में आपकी अगर सेपरेशन हुई है तो डजेंट मीन कि आप जो है वो बच्चों को भी उनसे जो है वो अलग करेंगे। आप जो है वो उनको बताएं कि नहीं भाई, आपको आपके जो भी रिलेशंस हैं वो आपको मिलेंगे, आपके लिए दोनों पेरेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड एक्सप्लेन हाउ थिंग्स विल वर्क। टॉक अबाउट द इमोशंस, आप उनसे इमोशंस के बारे में बात करें, नेचुरली उनको फील करवाएं अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। रीअश्योर योर किड्स दैट द डाइवोर्स इज नॉट द फॉल्ट, आप उनको बताएं कि आपका मसला नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। आप उनको मतलब रीअश्योर करें जो भी सिचुएशन है उसके बारे में। अवॉइड टॉकिंग बैडली अबाउट अदर पेरेंट। अब देखें ये चीज़ जो है ना ये मेन है कि आप अगर उनके साथ बैठे हुए हैं, अगर आप फादर हैं और आपका अपनी वाइफ के साथ जो है वो हो गया डाइवोर्स और बच्चे आपके पास हैं, तो आप बैठ के अपनी जो है वो मिसेस के बारे में गलत बातें करें, उसको जाकर आप ब्लेमिंग करें आप उसके ऊपर, तो उसका जो इम्पेक्ट है ना ये फिर बच्चों पर ये चीज़ जो है वो पड़ती है, इसको उसका असर पड़ता है। तो इस चीज़ को आपने फिर अवॉइड करना है। और उसके अलावा इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू वर्क विद अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट और फैमिली थेरापिस्ट। आप उनकी जो है वो थेरापी भी करवा सकते हैं, होते हैं ऐसे थेरापिस्ट जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। बी अवेयर दैट व्हेन अ फैमिली इज गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स चिल्ड्रन कैन एक्ट अप, विथड्रॉ और रिग्रेस। तो आप जो है वो रेडी रहें कि भाई बच्चों में जो है वो एग्रेशन भी आती है, बच्चों में रिग्रेस विदड्रॉ भी करते हैं, डाइवोर्स अगर हो रही है तो उसके प्रोसेस के दौरान ये चीज़ें जो है वो आप एक्सपेक्ट करें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि ये सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमें बताया था डैनियल गोलमैन ने कि इमोशनल इंटेलिजेंस में रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और यूज इमोशंस इफेक्टिवली। आप अपने इमोशंस को वेस्ट ना करें, इमोशंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें और फिर उसको आप जो है वो यूज करें इन आवर सेल्व्स एंड अदर्स, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली. If you are emotionally intelligent,
you can handle interpersonal relationships empathetically, and a high emotional intelligence can help you better achieve your professional goals. अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रोफेशनल गोल्स हैं आप वहां पर भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो 5 हैं। कौन से हैं? सेल्फ अवेयरनेस, कि सबसे पहले नो योर फीलिंग्स, आप खुद के बारे में आप जो है वो खुद को पहले आप पहचानें, खुद को पहले आप जो है वो रिकॉग्नाइज करें। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोल इंपल्सेस एंड रिएक्शंस, अपने आप के रिएक्शंस जो हैं आप उनको कंट्रोल करें। आपने कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अपने जज्बात को जो है ना वो आप कंट्रोल में रखें, सीधे अल्फाज यही हैं। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि स्टे गोल फोकस्ड, आप जो है ना इमोशंस के पीछे सिर्फ ना जाएं, आप अपना लाइफ में एक गोल रखें, उस पर आप फोकस्ड रहें। अब मोटिवेशन आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, अब दूसरों को भी समझें। परसेप्शन होती है ना एक, कि भाई आप अगर कह रहे हैं 9 है और अगला कह रहा है कि नहीं इट्स 6, तो डजेंट मीन कि अगला जो है वो गलत है, ठीक है, वो भी सही हो सकता है। आप दूसरों की फीलिंग्स को भी समझें। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 9 है तो अगले का 6 भी हो सकता है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में क्या है कि मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इफेक्टिवली। तो ये जो है वो 5 कोर कंपोनेंट्स हैं ईआई के। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंटीमेट रिलेशनशिप्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या क्या काम है। तो अगर इंटीमेट रिलेशनशिप्स में इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। जब कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो रिड्यूस होंगी, आप जो है वो अपने आइडियाज अपनी फीलिंग्स अच्छे से शेयर कर सकेंगे और एक्टिव लिसनिंग जो है ना वो आप कर सकेंगे। आई फील हर्ट इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग, ठीक है, कि आप जो है ना किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे कि अपनी जो बात है ना वो सिर्फ आप बता सकेंगे। इससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है स्ट्रेंथेन्स बॉन्ड। अब क्या हुआ, जब कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई तो एम्पैथी हुई, ब्लड और जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है और पार्टनर्स फील वैल्यूड। ज़ाहिर है कम्युनिकेशन, जब आपने आपकी एक्टिव लिसनिंग है, आपकी जो है वो कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो आपका जो पार्टनर है वो क्या फील करेगा? वैल्यू फील करेगा, ठीक है। नंबर 3 पे बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगी कि आप एंगर को भी कंट्रोल कर रहे हैं और प्रोमोट्स काम डिस्कशन, ठीक है। तो उससे अगर इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ज़्यादा होगी, फाइटिंग आपकी कम होगी, ठीक है। और इन चीज़ों से जब ये चीज़ें आपकी इंप्रूव हुई तो फिर इंटीमेसी आपकी इनहेंस होगी, आपकी अफेक्शन, लव, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें फिर इंप्रूव हो जाती हैं, इनहेंस हो जाती हैं। और नंबर 5 पर प्रिवेंट्स रिलेशनशिप ब्रेकडाउन। जाहिर है जब इंटीमेसी इनहेंस हो गई तो फिर ब्रेकडाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर, हेल्थियर एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो फिर क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। सो अब हम ये देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्क सिग्निफिकेंस इन वर्क सिचुएशन। वर्क सिचुएशंस पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहले कि टीम वर्क इंप्रूव होता है, क्योंकि आप वर्क प्लेस पर हैं और वहां पर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप अपने कोलीग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके इमोशंस को भी आप समझेंगे और फिर कोऑपरेशन उससे बिल्ड होता है, रेस्पेक्ट उससे बिल्डअप होती है और उसके बाद फिर इफेक्टिव लीडरशिप होती है। इफेक्टिव लीडरशिप कैसे होती है कि
मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, आप एम्प्लॉइज को अच्छे से मोटिवेट कर सकेंगे क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप में बर्दाश्त है, आप में एडप्शन है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, आप पॉजिटिव वर्क कल्चर को बिल्ड कर सकते हैं और बेटर स्ट्रेस मैनेज आप कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर क्या चीज़ होती है, प्रेशर होता है आपके कुलीग्स का, आपके बॉस का, पब्लिक का, ठीक है। तो वो जो वर्क प्लेस प्रेशर होता है ना, उसको आप जो है वो अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन, इसको भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, जब आपकी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल हुई तो आप परफॉर्म अच्छा कर सकेंगे, ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी वहाँ से अच्छी होती है क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, आप में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा, तो रिजॉल्व डिस्प्यूट प्रोफेशनली, अवॉइड वर्क प्लेस टेंशन। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वर्क प्लेस पर क्योंकि वहाँ से फिर जो है ना वो टेंशन फिर इंक्रीज होती हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रह गया तो। फिर आ जाता है कैरियर सक्सेस। अब ये चीज़ें जब आपकी कामयाब हैं तो फिर जो है ना आपका कैरियर भी फिर सक्सेस होगा। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट बेटर। देखें फिर वही कम्युनिकेशन की बात आ गई ना कि भाई जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो कम्युनिकेशन बड़ी अच्छे से कर लेते हैं। फिर एडप्ट इजीली, वो एडप्ट भी कर लेते हैं, अगर कोई उनका माहौल चेंज हो, अलग इन्वायरमेंट मिल जाए तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ओपन रहते हैं, ठीक है, कि वो कोई भी अगर चेंजेस हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। विल स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे से बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। ऑफन लिंक्ड विद लीडरशिप एंड प्रमोशंस। तो फिर अगर ये चीज़ें हैं आप में तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ भी होती हैं कि आपके जो है वो फिर प्रमोशंस भी वर्क प्लेस पर जल्दी हो जाते हैं। और ओवरऑल इंपॉर्टेंस ईआई की क्या है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं इंटरपर्सनल या फिर प्रोफेशनल, ठीक हो गया, और डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती है, मेंटल वेलबींग जो है वो प्रमोट होती है, उसके अलावा इंक्रीजेस सक्सेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। So the real question is not why relationships fail, but why we fail to understand relationships. Can emotional intelligence become the key to saving not just marriages but our entire social life? So the conclusion is emotional intelligence is a key life skill. In intimate relationships, it fosters love, trust, and understanding. In work settings, it drives teamwork, leadership, and success. Individuals with high EI are better equipped to handle challenges and maintain strong, meaningful relationships. If we understand ourselves and others better, we can reduce conflict and create more stable, meaningful connections. Thank you for watching. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe to more lectures. Allah Hafiz.